Hello, good morning, students. क्या कर रही हो? पहले अच्छा ठीक है. Good morning, students. 10A and B. सुप्रभात अध्यापिका. सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. चलिए, क्या 10B बाल गोविंद भगत पढ़ चुका है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. वाह, इतना फास्ट. चलिए कोई बात नहीं है. 10A में आज शुरुआत हो रही है. अगर आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा ही होगा. क्लास 10A का आज शेड्यूल था बाल गोविंद भगत पढ़ना. 10A से बच्चे हैं? यस मैम. यस मैम. हाँ, Yes, तो ma'am. आप अपना अपना किताब खोलिए. थोड़ा सा लेखक परिचय, उसके बाद मैं विषय वस्तु पर आऊंगी. रिकॉर्डिंग कौन है? देखिए, यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी लेखक हैं. बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी. ये भी बिहार के ही हैं और मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में इनका 1899 में जन्म हुआ. अब गांव है इनका बेनीपुर, इसलिए इनका सरनेम पड़ा बेनीपुरी. माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते. माता पिता बचपन में गुजर गए. अब जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे के माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं, उन पर ध्यान देना, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है. तो वे अभावों में जीते हैं, कठिनाइयों में जीते हैं और उनका जीवन एक संघर्षशील कहानी बनकर रह जाता है. 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए. स्वाधीनता आंदोलन, हमें स्वाधीन करो, हमें स्वतंत्र करो. किसके चंगुल में भारत था? बोलिए, भारत किसके चंगुल में था? ब्रिटिश शासन. अंग्रेज. अंग्रेजों के चंगुल में था. उससे पहले मुगल साम्राज्य. उससे पहले बोलिए, मुगलों से पहले कोई नहीं. मुगलों से पहले सुल्तानों का गुलाम था, जिसको दिल्ली सल्तनत के रूप में तुम लोग पढ़ा होगा. दिल्ली में बैठने वाले सुल्तानों की कहानी से लेकर मुगलों की कहानी तक आप देखिए. उसके बाद अंग्रेजों की कहानी तक आइए. लगभग 1000 वर्ष तक भारत किसी न किसी के हाथ का गुलाम रहा. यहाँ जो बातें आई हैं वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की बात है और यहाँ गुलामी है अंग्रेजों का. अंग्रेजों की गुलामी में भारतीय हैं, अंग्रेजों के उपनिवेश हैं, कॉलोनीज हैं. लगभग एशिया के अधिकांश राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए और ये सब उपनिवेश थे या तो फ्रांस के, नहीं तो अंग्रेजों के. अगर हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन न होता तो किसका होता? जवाब दो.
होता तो होता ही, क्योंकि आप काफी सीधे सरल और अभावग्रस्त व्यक्ति थे। इनके पास वो आधुनिक हथियार जो तत्कालीन था, या चुस्त दुरुस्त सेना, या एकजुटता, एकता की कमी थी, तो उसे तो गुलाम बनना ही था। लेकिन अगर अंग्रेजों के गुलाम ये नहीं होता तो किसका गुलाम होता? इतिहास पढ़े हो ना? जवाब दो। मैम फिर हम लोग मुगल के ही गुलाम रहते हैं। नहीं नहीं, तुम अगर बड़े ध्यान से इतिहास को पढ़ोगे तो जब अंग्रेज आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना खोलने के लिए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में हुगली नदी के पास, उस समय इसके साथ किसके साथ युद्ध हुआ था? कौन आ रहा था, आगे बढ़ रहा था, जिसको ये रोका था? वो था फ्रांस। फ्रांस फ्रांस के साथ इसका जमकर युद्ध हुआ है, और तब ये जीत कर आया है इंडिया को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे पांव पसारता चला गया, नवाबों को भगाया और मुगलों का अंत किया, और लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया। और उस समय का आप इतिहास पढ़िएगा तो जानिएगा कि पूरा विश्व, हाँ, या तो फ्रांस के नहीं तो अंग्रेजों के गुलाम थे। यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दीजिए, गुलामी खटने वाले एशियन कंट्रीज थे और दक्षिण या फिर अफ्रीकन कंट्रीज थे। ये दोनों को काफी लंबे समय तक गुलाम बनाया गया था। आप पढ़े भी होंगे कि गांधी जी जब सक्रिय रूप से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं आए थे, उससे पहले वो गए थे दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकियों का पैरवी करने। दैट मीन्स अफ्रीका भी भारत की ही तरह जूझ रहा था गुलामी से। 1919 में गांधी जी आए हैं, सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हुआ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो देखो, बहुत सारे राइटर्स थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर या किसी और अन्य नेता के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर, बीच में पढ़ाई छोड़कर, बीच में नौकरी छोड़कर और आंदोलन में कूद पड़े। वैसे ही एक ये लेखक भी हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इन्होंने भी 1920 में, दैट मीन्स जब गांधी जी आए, राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। देहावसान उनका 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। बच्चों, कहा जाता है कि जिसमें प्रतिभा होती है वो बचपन से ही दिखता है। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही परखा जाता है। ये पूत आगे जाकर कैसा होगा, पालने में, अर्थात बचपन में ही। पालना मतलब यहाँ पर एक पालना नहीं रखा हुआ है ना? तो 15 वर्ष से ही जो व्यक्ति लेखन कार्य से जुड़ा हो और पत्र पत्रिकाओं में जिसकी रचनात्मक लेख आ रहे हों, उसमें जाहिर सी बात है कि लिखने की क्षमता होगी, लिखने की प्रतिभा होगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। एक पत्रकार होना और एक टैलेंटेड पत्रकार होना, एक स्टूडेंट होना और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि जिसके पास इंटेलिजेंसी होती है और टैलेंट होता है, वो लंबी रेस का घोड़ा सिद्ध होता है, बहुत आगे तक जाता है। और बिना इंटेलिजेंसी के, बिना कोई खास टैलेंट के, टीचर के डर से या जबरन ढकेल कर कोई लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाकर वो फ्लॉप हो जाता है। तो प्रतिभा का होना बहुत जरूरी है। अब देखो, सारे बच्चे प्रतिभावान और सारे व्यक्ति प्रतिभावान पैदा हो जाएं, ये तो असंभव सी बात है। तब क्या होता है, थोड़ा कम भी जिसमें होता है वो अपनी मेहनत से उस टारगेट को हासिल करता है। तो अगर टैलेंट नहीं है तो परिश्रम होना चाहिए। हम कठिन परिश्रमी होते हैं तो देर सवेर ही
हमें जो चाहिए वो मिलता है। तो उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। संपादन करने का मतलब होता है, अब उनके ही गाइडेंस में कई पत्र पत्रिकाएं छपने लगे। संपादक वो होता है जिसकी नजर से उस पर्टिकुलर पत्र पत्रिका में जो बातें लिखी होती है उसका वो मुआयना पहले करता है, उसका वो एनालिसिस करता है, तब छपता है। उसके भी रूल्स होते हैं, हम जो सो लिख कर नहीं छाप सकते हैं आम जनता के बीच में। तो संपादक का कार्य होता है जो छपने जा रहा है उसका अवलोकन करना, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये इतने सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। अब अमूमन इनकी पहचान एक लेखक के रूप में है, कवि के रूप में नहीं। और लेखक और कवि में आप अंतर समझ रहे हैं ना? क्लास 10। यस मैम। यस मैम। कवि जो पद्य में लिखे, पद्य की शैली अपनाए, और लेखक जो लगभग गद्य शैली में लिखे। और गद्य और पद्य समझ रहे हो ना? गद्य कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा संस्मरण, लेखनी, डायरी, आत्मकथा, हाँ, ये सारी शैलियां गद्य में लिखी जाती हैं। और पद्य में लिखी जाने वाली हैं कविताएं, साखियां, वाक, रोला, सोरठा, सवैया, चौपाई, दोहा। सुना? आगे देखो। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। विविध विधाओं, ये विधा शैली है जो अभी आपको बताया गया। बच्चे आप उधर से कुछ बोलिए, सो तो नहीं गए हैं? मानस, राज एंड सिमरन, सिन्हा, हर्ष, टेने, हर्ष, यस मैम। क्लास में मौजूद हो ना? यस वीडियो Yes, तो ma'am. खोलोगे नहीं बाबू, अगर वीडियो खोलने बोला गया तो सब रिमूव कर जाओगे। कक्षा में मौजूद हो हर्ष? यस मैम। चलो ठीक है। गद्य की विविध विधाओं में इनको प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, ये नाटक है, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है आदि। संस्मरण उसे कहते हैं जो स्मरण के आधार पर, याददाश्त के आधार पर जिस घटना का वर्णन हो। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना है ना, वो चेतना जगाना, वो व्यक्तियों को जागरूक करना जो स्वतंत्र हो, जो स्वाधीन हो, जो किसी के अधीन नहीं हो। मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। और प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कलम का सम्राट। कलम सम्राट। कलम सम्राट है ना, और एक कलम के जादूगर हुए। आप यहाँ देख सकते हैं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसी विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ये बाल गोविंद भगत
एक व्यक्ति हैं जो संत हैं और कबीर के मार्ग पर चलने वाले हैं, कबीर पंथी संत हैं। अब इस एक पात्र को लेकर, बाल गोविंद भगत नामक एक पात्र को लेकर लेखक एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किए हैं जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मतलब बाल गोविंद भगत में मनुष्यता है, इंसानियत है, और जहां रहते हैं वहां की लोक संस्कृति है। उनके गीतों में, उनकी बातों में, उनके गार्हस्थ जीवन में दिखता है और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने एक अनपढ़ गार्हस्थ जीवन से युक्त संत भी समाज का सुधार कर सकता है। बहुत बड़ी बात है बच्चों। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं ली, बड़े बड़े विद्यालय में नहीं गए। सच पूछिए तो ये अनपढ़ हैं। एक गांव में रहने वाले, कबीर के रास्ते पर चलने वाले संत, जिन्होंने अपने समाज में फैले कई अंधविश्वास और कुरीतियों का खंडन करने का भरपूर प्रयास किया और अपने जीवन में सबसे पहले अमल किया। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसे स्वयं अपने जीवन में कितना उतारते हैं बोलने वाले, वो तो वही जाने। लेकिन बाल गोविंद भगत का जीवन एक आदर्श पुरुष का जीवन था। वो जो सोचते थे वो अपने रियल लाइफ में भी करते थे। आप देखिए, रोकते हैं बहुत। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटे की मृत्यु पर इन्होंने क्या किया, बहू से